हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में कैथल जिले में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई। हरियाणा में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत पंचकुला में किसानों को लाभान्वित किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सौर पंप से सिंचाई में सुविधा बढ़ी है और ऐसे एक काम के साथ ही कई कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो साथ ही सीएम ने बताया कि पहले ही चरण में 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में जो सौर ऊर्जा से पंप सेट लगाने के नाते से जिनको आज लाभान्वित किया गया, ऐसे लाभार्थी बंधुगण, बहुत ही एक प्रसन्नता का ये विषय है कि सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र जो आज से 7 साल पहले तक हरियाणा में न के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई काज इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ और बहुत ही शुभकामना देता हूँ। और इसी प्रकार बाकी किसान भी इनसे जुड़ करके इनके सारे कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़ें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। भाइयों बहनों, को आत्मनिर्भर करना है, देश को करना है तो प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। 80 लाख एकड़ हमारी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान के यानी उपजाऊ खेती जिसको कह सकते हैं। इसमें से अभी केवल 75% एरिया ही सिंचाई हम कर पाते हैं। 25% एरिया ये अभी भी सिंचाई से बाहर है, जहाँ केवल वर्षा के ऊपर हमारी खेती निर्भर करती है। लेकिन हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहाँ से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए। और आवश्यकता है कि हमें पावर का कनेक्शन चाहिए। अब पूरे प्रदेश में पावर कनेक्शन देना कई बार संभव नहीं है, दूर दूर की लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं और फिर जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का खेतों का, यानी इस एक वर्ष के अंदर 2021 में हमने 15,000 जो है पंप सेट ये लगाए हैं। और अगर मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बताऊं कि अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है यूजर गाइड, और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका, ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। ये हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक इसका बंटवारा करें ताकि लोगों को पता लग सके कि हम सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये केवल हमारे प्रदेश और देश की हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी आलोचना करने वाले विपक्षी दल कई बार कहते हैं
कि उन्होंने अपने समय में इतने जो है थर्मल पावर हाउस लगाए थे, इन्होंने एक नहीं लगाया। देखिए, समय समय की बात है, शायद उस समय थर्मल पावर हाउस लगाने की होड़ लगती थी। आज थर्मल पावर हाउस से कितनी कम बिजली ली जाए, ये एक होड़ है। और उसमें ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और पवन एनर्जी, ये और हाइडल कितना लगाया जाए, इसकी होड़ लगी हुई है, ताकि हम अपने प्रदूषण को कम कर सकें, पर्यावरण को अच्छा रख सकें। ये भी हमारा उसमें से हेतु है। हमारी कोई होड़ नहीं है कि हम थर्मल पावर हाउस और लगाएंगे, बल्कि यथासंभव। वहीं अंबाला शहर के साथ साथ अब अंबाला के ग्रामीण इलाकों में भी आपको बता दें, विकास का पहिया तेजी के साथ दौड़ रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के अधू माजरा में विधायक असीम गोयल ने लगभग 17 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसके अंतर्गत गांव अधू माजरा से गांव बरोली रोड पर टांगरी नदी के पुल और सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गांव में बनने वाली एक अन्य सड़क का शिलान्यास विधायक असीम गोयल ने किया। विधायक ने बताया कि इलाके के लोगों को पुल के निर्माण से बेहद लाभ मिलेगा। विधायक ने बताया कि इस पुल और सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को दिल्ली हाईवे पर जाने के लिए अब शहर या अन्य आसपास के इलाकों से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने इस सौगात के लिए सीएम और डिप्टी सीएम का आभार भी व्यक्त किया। अधू माजरा से जो हमारा एक पुल बड़ौली होके और आसपास मुलाना हल्का और अम्बाड़ा शहर हल्का को जोड़ता था, और आगे शाहबाद तक इसका अप्रोच मतलब जो सड़क की जाएगी, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी 15 गांवों को कम होगी शाहबाद जाने में। ऐसी आज लगभग 16.5 करोड़ रुपए की एक पुल की सौगात इस ग्रामीण अंचल को मिली है। विकास के नए रास्ते खुलेंगे, इन ग्रामीणों को दिल्ली और शाहबाद का सीधा एक्सेस मिलेगा। इनको अम्बाड़ा या ठोल से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ा एक मैं कहूँगा कि फराग दिली के साथ इस बहुत लंबित मांग को और बड़ी मांग को जो है पूरा किया है। और इसी का हम पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कल प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि मुश्किल से जान बची बिल्कुल गलत है। देश पर सीमाओं की रक्षा के लिए दुश्मनों के आंख से आंख मिलाकर खड़े सैनिक का मनोबल टूटेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है, और 15 मिनट वहां टिके रहे और उनकी जान को खतरा हो गया, जबकि उनकी सारी सिक्योरिटी का जुम्मा एसपीजी का होता है, आईबी का होता है। पंजाब सरकार को उनकी मदद करते हैं। जो रूट प्लान होता है सब एसपीजी के कंट्रोल में होता है। एसपीजी के कंट्रोल में रहते हुए उन्हें खतरा है। फिर जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो बरसों से रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और कई लोग हमारे जवान तो गन पॉइंट पे बैठे हैं, फिर उनको खतरा नहीं होगा। तो इस प्रकार की बात कह के पंजाब का अपमान किया। जब किसान वहाँ पे गए थे आपके बॉर्डर पे, जब भी इन्होंने कहा था कि आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, अब उस पर मोहर लगा के आगे कि सारे पंजाब के लोग ही आतंकवादी हैं। तो एक इस प्रकार पर्टिकुलर किसी को निशाना बनाना, ये देश को तोड़ने की साजिश है। ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्या लगता है, क्या कहना है आपका? देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस की साजिश थी, और देश का प्रधानमंत्री जो एक पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मसले पर प्रतिक्रियाओं की कड़ी में अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सरकार ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को रहना चाहिए, जो देश के सबसे प्रमुख लीडर की सुरक्षा की चूक की जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इन लोगों को जो है ये कहना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं है। और सारा देश इस बात के ऊपर बहुत क्षुब्ध है कि इतनी बड़ी चूक पंजाब में आज जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई है, और नाराजगी में है, गुस्से में है पूरा देश। और मैं कहूँगा कि ऐसी सरकार को रहने का। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर अब नो मास्क नो एंट्री। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कड़े आदेश हैं कि जो कोई सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने सभी बाजार 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इसका असर देखने को मिल रहा है। अंबाला के बस स्टैंड पर अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया और उसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अब बस स्टैंड में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं अजीत सिंह, संस्थान प्रबंधक, अम्बाड़ा बस स्टैंड छावनी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पर हर एक नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पर बिना मास्क की नो एंट्री हो रही है और सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं। कोविड के की दोनों डोज लगी हुई है, नहीं लगी है। जी मैं पंजाब रोडवेज PRTC कैरा डिपो कंडक्टर। तो हमारी पंजाब की जो बसें हैं उनमें विदाउट मास्क और विदाउट जो वैक्सीन के 2 डोज नहीं लगे उनको विदाउट एंट्री नहीं दी जा रही। ठीक है जी, जिससे लिमिटेड सवारी, कोई भीड़ भाड़ किसी तरह, कोई बस में किसी तरह कुछ नहीं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच रेवाड़ी में सख्ती देखने लगी है। दोनों डोज के बगैर सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन हो गई है। जिला सचिवालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल के बाहर एंट्री से पहले पुलिसकर्मी दोनों डोज लगे सर्टिफिकेट की जांच करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें एंट्री भी नहीं मिली। इधर पुलिस ने सड़कों पर बगैर मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी ने बगैर मास्क घर से बाहर निकले लोगों के चालान किए। सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों की एंट्री बैन हुई जिन्होंने अभी तक दोनों डोज नहीं ली। ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना को से बचाव के लिए जो निर्देश जारी किए हैं वो सबको हमें मानने चाहिए। यही मेरा रेवाड़ी की जनता से अनुरोध है। और किसी भी संस्थान में जाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उसके लिए आपको डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए। जो राज्य सरकार के स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं वो सभी हमें माननी है और तभी हम इस कोरोना के संकट से बाहर निकल पाएंगे। सरकारों पे भी एप्लीकेबल रहेगा। जो संस्थान का जो मैनेजमेंट का इंचार्ज है किसी भी संस्था का, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, मार्केट हो, कोई भी कार्यालय हो, मेरा कार्यालय हो या कोई भी कार्यालय हो, तो उसमें भी ये सब लागू रहेंगी जो वैक्सीनेशन की कंडीशन है। हाँ, हमें जो 3 सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, जिसमें हमारा हैंड की जो सैनिटाइजेशन है, चाहे वो सोप से हो, साबुन से हो या सैनिटाइज़र से हो, इसी प्रकार मास्क है और इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग है। और इन 3 के अतिरिक्त वैक्सीनेशन है जो अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी आरंभ की गई है और वो प्रक्रिया अभी जारी है। सभी बच्चे अपने संस्थान में जाके अपने प्रिंसिपल से संपर्क करके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं और इस काम के लिए अलग अलग स्कूलों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ साथ इसके CHC और PHC पे भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। कोई भी बच्चा 15 से 18 साल का जाकर इनमें से किसी भी संस्थान में वैक्सीनेशन करा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए ड्राइवरों की कमी से अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंस अब एक्टिव होंगी। रोडवेज के ड्राइवर अब एम्बुलेंस की स्टीयरिंग संभालेंगे। फतेहाबाद सिविल सर्जन कार्यालय में रोडवेज के 24 ड्राइवरों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इस संबंध में एक दिन पहले ही डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट ने आदेश जारी किए थे। इसके तहत जिले के स्वास्थ्य विभाग को 24 ड्राइवर अलॉट हुए थे। अटल जननी वाहिनी योजना के तहत आई 7 एम्बुलेंस अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी CMO सुनीता सोखी ने कहा कि रोडवेज के 24 चालक मिल गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन्हें ड्यूटी दे दी गई है। रूरल एरिया के लिए होती है ये, ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें पूरी टीम होगी। एक डॉक्टर होगा, एक लैब टेक्नीशियन होगा, एक स्टाफ नर्स होगी और साथ में EMT ड्राइवर होंगे जो डोर स्टेप पे जाके कैंप लगा के सबके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। तो कोविड के मद्देनजर इनको निकाला जाएगा फील्ड में? तो अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे पास अगर जरूरत होगी तो हम इनको कोविड में भी यूज कर सकते हैं। तो ड्राइवर भी रोडवेज से मांगे थे आपने इनकी? हाँ जी, ड्राइवर हमें रोडवेज से मांगे थे तो हमें कल 24 ड्राइवर जो है वो GM रोडवेज से प्राप्त हो गए और फिजिकली आके सबने ज्वाइन भी कर। रेवाड़ी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार द्वारा छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है
ताकि बढ़ते खतरे से देश के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। रेवाड़ी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 200 से ज्यादा 9वीं और 10वीं की छात्राओं को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वैक्सीन के पहले डोज लगवाने के बाद छात्राओं ने कहा कि पहले हम कोरोना से भयभीत रहते थे, लेकिन आज उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अब उन्हें भय के साए में नहीं जीना होगा। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में वैक्सीनेशन किया है। यहाँ पे हमने जहाँ से उम्मीद थी उससे ज़्यादा बच्चे आए हैं और हमारा कल भी यहाँ वैक्सीनेशन होगा। कम से कम हमने 250 बच्चों को टीके आज लगाए हैं। उम्मीद है कल हम 500 से 700 तक टीके लगा देंगे। जी काफ़ी उत्साह है बच्चों में लगवाने के लिए ना, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे बच गए, जो आज बच्चे नहीं आए, वो सब कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें और उनके पेरेंट्स भी उन्हें भाई सपोर्ट करें। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ये बोल देते नहीं बुखार आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारी यही हुआ है कि पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें अपने बच्चों को। वैक्सीन के बारे में ये हमारी मतलब सेफ्टी के लिए ही लग रही है और हम इसमें स्कूल आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वैक्सीन में कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब ऐतराज़ हो, मतलब दर्द वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा है। और हम 10th क्लास से हूँ मैं और जहाँ तक है अच्छी कर रही है सरकार, जो हमारे लिए कर रही है। मैं 10th B में हूँ, मेरा नाम जिया है। ये वैक्सीन हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए ही लगवाई जा रही है सरकार द्वारा। सरकार अच्छा कर रही है, जो कर रही है हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। नो वैक्सीन लगवाने से हमें कोई डर नहीं है। पहले हमें मास्क लगाना पड़ता था, तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती थी, सैनिटाइज़र का यूज़ करना पड़ता था। अब हमें वैक्सीन से ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा ज़्यादा। इससे जितनी ज़्यादा सेफ्टी रखोगे उतना ही हम बच के रहेंगे। हाँ अब डर नहीं है। वर्षा क्या कहेंगे? हाँ हमारे है ना, पहले हमें डर था कोरोना से, अब हमें डर नहीं है। अब हम लीडर होकर के आएंगे फुल, हमें अब कोई डर नहीं रहेगा। पहले हम डरते थे ये मास्क लगाने से, बाहर निकलने से। फिरोजपुर झरका के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन के सानिध्य में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। विद्यालय इंचार्ज डॉक्टर पवन कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार विद्यालय में टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर पवन कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे विद्यालय में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ में भाग लिया है और काफ़ी बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया है। जैसा हम सुबह से देख रहे हैं, बच्चे बड़े उत्साहित हैं और स्वास्थ्य की टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं मेवात के सभी बच्चों से अपील करूँगा जो 15 से 18 साल के हैं वो अपना वैक्सीन समय पर लगवाएं और कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपायों को अपने जीवन में उतारें। मेरा नाम पायल है, मैं एनसीसी ऑपरेटर हूँ। आज मैंने अपना पहला डोज ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा की सभी लड़कियाँ और सभी बच्चे अपना पहला डोज लगवा लें। आज मैंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है और मैं चाहती हूँ कि पूरे सारे बच्चे कोरोना की वैक्सीन का डोज लें ताकि भारत कोरोना मुक्त हो। फिरोजपुर जिला के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैंने अपना वैक्सीनेशन करवाया और मुझे इसे करवाकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी कक्षा के सभी छात्राएं और मेरे साथी सब इस वैक्सीन को लगवाएं। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिला 11वीं कक्षा विज्ञान की छात्रा हूँ। आज मैंने कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लिया है और मैं चाहती हूँ मेवात में जितने भी 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो सभी कोरोना की वैक्सीन लें ताकि मेवात में पूरा भारत कोरोना से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी जिले के बिजना गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माई कला की टीम द्वारा विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार बिजना गांव में वैक्सीनेशन अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान में 56 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई और इस वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। अंतर्गत सभी गांव में ने हमारी साइटें लग रही है। हर गांव में एक साइट हमारी लगा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन 15 से 18 बच्चों में बहुत उत्साह है और सभी बच्चे लगभग 95% बच्चे बूथ पे आके ही अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। और गांव हमने आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर द्वारा हमने गांव को सभी लोगों को फोन करके या हाउस टू हाउस जाके लोगों को जागरूक किया है। बहुत अच्छा देखने को मिला है कि बच्चों में बड़ा उत्साह है वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन के साथ साथ हम लोगों को ये जागरूक करते हैं कि अब 2 मीटर की दूरी रखें, हैंड वॉश करें, अपना मास्क का प्रयोग करें। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब कुरुक्षेत्र जिला भी रेड जोन में आ चुका है और यहां नए नियम लागू हो चुके हैं, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। आगामी 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी। उपायुक्त मुकुल कुमार के अनुसार जिले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान अगर इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र जिले में भी कोविड के केसेस में वृद्धि हुई है, तो सबको देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत और भी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए जाएंगे इसके अंदर, जिसके तहत मेन रहेगा जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वो शाम को 6 बजे ही बंद हो जाया करेंगे। उसके अतिरिक्त जो बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही बार्स और रेस्टोरेंट अपनी 50% कैपेसिटी पे ही चलेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिस तरह दूध है, दवाई है, उनकी दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा नगर के सौंदर्यकरण पर जोर दिया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज बूंदाबांदी के बीच सड़कों पर उतरकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह और उनकी टीम द्वारा शहर के मिनी बाईपास को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो नगर परिषद द्वारा पुलिस बुलाकर इसे निरंतर जारी रखकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि शहर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। अतिक्रमण, जो रास्ता पे अतिक्रमण है, उसको हर हालत में हटाया जाएगा। मिनी बाईपास पर अतिक्रमण हटाया है? बिल्कुल जी, हटाया है। तो लोगों ने कब्जा किया है कई सालों पुराना और आज आपकी तरफ से हटाया गया है। जैसे मेरे संज्ञान में है कि वहाँ एक पुराना कब्जा था, उसको मास हॉस्पिटल लेके दिल्ली रोड तक रोड बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को क्या नसीहत दोगे? मेरी उनसे यही उनको आदेश है कि वो रास्ते में पशु वगैरह ना बांधें। उस रास्ते को आम पब्लिक के लिए और शहरवासियों के लिए मोटरेबल रहे और गाड़ी आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नहीं, हम सख्ती के साथ ही लगे हुए हैं और ये लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANV न्यूज़।